नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकता। क्यों? आखिरकार महबूबा मुफ्ती बोली कि राहुल गांधी के पीछे गांधी नाम लगा हुआ है, इसलिए बीजेपी गांधी से डरती है क्योंकि ये लोग गोडसे के समर्थक। कैसे? आखिरकार दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश की सीटें भूल जाए बीजेपी। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि वो किसको वोट देगी। और क्यों? आखिरकार दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। कैसे एसबीआई को दोस्तों डेटा जारी करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चले, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकते। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ईवीएम बन चुका है। बीजेपी ईवीएम को यूज़ करती है और उसके बल पर ही चुनाव जीतती है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम से ऐसा क्या मीठा है चुनाव आयोग को कि हमने उससे कहा कि पर्चियां अलग से दी जाएं। अगर ईवीएम से भी चुनाव कराना है तो जो बटन दबे उसकी पर्ची बाहर आना चाहिए, ताकि जनता को पता रहे कि हमने जिसको वोट दिया उसी को डला है या फिर नहीं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी ईवीएम के मुद्दे पर कुछ नहीं कर रहा चुनाव आयोग फालतू की बातें करता रहता है। इस बार हमने पानी का इंतज़ाम किया है, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हमने कड़े शब्द लगा रखे हैं, कड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, ये सब फालतू की चीज़ें, आपको बहकाने वाली, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये तो सबको पता है। पानी का इंतज़ाम ऊपर नीचे रखा है, जो करना है यहाँ वोट डला वो, इससे क्या मतलब है? जो मेन चीज़ है ईवीएम, उसके बारे में आपको करना चाहिए कि जनता का विश्वास लौटे, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों पर कुछ नहीं किया गया। इसीलिए राहुल ने चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले जाओ जो करना है कर लो, नहीं आऊँगा मैं ईडी दफ्तर, नहीं आ गए। आपको बता दें केजरीवाल ने फिर से ईडी के समन को ठुकरा दिया है। नवा समन था वो भी केजरीवाल ने एक तरीके से मना कर दिया। केजरीवाल का साफ कहना है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर ले उन्हें डराने और धमकाने की, लेकिन वो डरने और धमकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को लगता है हम इनसे डर जाएंगे या फिर हम जो है चुपचाप हो जाएंगे, तो ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जल बोर्ड वाला मामला निकाल कर लिया है दोस्तों। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहती बीजेपी के केजरीवाल चुनाव लड़ें या फिर दोस्तों चुनाव में प्रचार करें, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। इससे पहले सत्येंद्र जैन थे, और सत्येंद्र जैन के बाद दोस्तों जो है यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं उसको कहा जा रहा है, और इसीलिए जल्द से जल्द जो है यहाँ पर इस मामले को सुलझाना चाहिए दोस्तों, ताकि ये सारा मामला सुलझे और इस पर बात भी हो आगे जो मैटर निकल कर सामने आया है केजरीवाल का। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला। कहा देश की अखंडता, देश के प्यार को ख़त्म कोई नहीं कर सकता। ये देश की विचारधारा है, सबकी अलग अलग सोच, सबके अलग अलग विचार, यही इस देश की खूबसूरती है। आपको बता दें चले फारूक अब्दुल्ला ने कहा जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग रहते हैं, और यही तो हमारे धर्म की सबसे बड़ी, हमारे देश की खूबसूरती है। अगर इसको भी हमने हटा दिया और इससे भी दोस्तों आप समझिए ये भी छिन गई तो फिर देश की खूबसूरती कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है कि सब धर्म सब जात के लोग रहते हैं, और इंडिया इसीलिए जाना जाता है कि लोग बाहों फैलकर लोगों का स्वागत करता है। लेकिन आज जो है यहाँ पर इंडिया में ही तमाम लोग दोस्तों इस चीज़ को भूल रहे हैं और इस चीज़ को जो है यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, इन सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है, और वो है लोकतंत्र को ख़त्म करना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश का लोकतंत्र यूं ही रहेगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एसबीआई को फिर से सीजीआई ने क्यों रगड़ा, आखिरकार क्या था ये मुद्दा? दरअसल दोस्तों, सीजीआई 2 बार फटकार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब 2 बार फटकार लगा चुका है एसबीआई को।
सीजेआई की फटकार लगाने के बाद भी दोस्तों बार बार ये तर्क दिया जाता है कि हम समझे नहीं थे, हमें पता नहीं था कि आपने क्या कहा है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, पिछले 2 दिन पहले ही सीजेआई ने दूसरी बार सुनवाई करते हुए कहा था कि आपको पूरी जानकारी देना ही होगी और आपको नंबर जो है, जो नंबरों से पैसे आए जो भी है वो सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार वाली जो याचिका डाली थी उसके लिए पहुंच गया एसबीआई कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगा दी और कहा कि भैया आपको जब एक बार बोल दिया गया कि पूरी जानकारी देना पड़ेगी, पूरी जानकारी का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर नंबर भी देना पड़ेंगे और तमाम चीज़ें करना पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर भड़ास निकालते हुए वो गए हैं। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर सरकार की नीतियाँ जो है वो फेल हो चुकी हैं और ऐसे में सरकार की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें चलें, यहाँ पर एसबीआई ने साफ कर दिया है कि आपको पूरे नंबर सार्वजनिक देना पड़ेंगे। एसबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको एक बार की बात समझ में नहीं आ रही है? तो मिनमिनाने लगा एसबीआई, कहने लगा हम समझे आपने पूरी जानकारी का नहीं किया, कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार फटकार लगाई है एसबीआई को और साफ कहा है कि फ़िलहाल एक बार की बात आप समझ जाइए, पूरी मतलब जो भी जानकारी आपके पास है वो सब जानकारी आपको देना होगी। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोले 400 का सपना तो भूल ही जाइए, इस बार आप तड़ी पार होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें चले उद्धव ठाकरे लगातार अब बीजेपी के ऊपर नॉन स्टॉप हमलावर हो गए। आपको बता दें बीते दिन जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी उस दौरान भी ये बात बोली थी उद्धव ठाकरे ने, और अब फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी 400 का सपना तो बहुत दूर की बात है, इस बार सत्ता में से तड़ी पार होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपका जाने का समय आ गया है, अब झोला उठाकर तैयार रहिए। जिस झोले का प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि मैं तो खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, अब वो झोला उठाने का समय आ चुका है दोस्तों। 2024 प्रधानमंत्री की राजनीति का अंत है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से देश के कंट्रीब्यूशन को दोस्तों ताक पे रखा जा रहा है, जिस तरीके से देश की तमाम संस्थाओं को अपना गुलाम बना लिया गया है, ये एक बहुत ही दुख की बात है और इस चीज़ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला होना चाहिए और होगा। हम चाहते हैं कि इस पर बड़ा फैसला हो ताकि इनको जल्द से जल्द दोस्तों सबक सिखाया जा सके। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हिमाचल में बीजेपी का प्लान हुआ फेल, अब 6 सीटों पर होने जा रहा है उपचुनाव। दरअसल आपको बता दें चले बीजेपी ने जो विधायक तोड़े थे वो अब बीजेपी के किसी काम के नहीं रह जाएंगे अगर कांग्रेस अपने उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जीत जाती है तो दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें चले बीजेपी ने कुछ लोगों को तोड़ लिया था, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं को तोड़ने के बाद दोस्तों हिमाचल में अब उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है 6 सीटों पर। इससे दोस्तों अब बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। मतलब ये है कि जो उसने हिमाचल में खेल करने की कोशिश की है उसमें बीजेपी अटक चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने उन 6 विधायक जिन्होंने बेईमानी की थी उनको निरस्त कर दिया था और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें अब बीजेपी के लिए टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इसी के साथ साथ 6 विधानसभा की जो हिमाचल की सीटें हैं उसके लिए भी ऐलान कर दिया गया। इससे मतलब एक चीज़ तो साफ है कि सरकार न सिर्फ गिरने से बच जाएगी बल्कि अगर कांग्रेस 6 विधायक ले आती है तो कांग्रेस दोस्तों मजबूत हो जाएगी और उसके पास विधायकों की संख्या और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो उस सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहाँ से वो जीत सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले पीडीए से बीजेपी में डर है, इंडिया गठबंधन और पीडीए ही मिलकर हराएगा। आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल इस बार इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश की जनता को ही नहीं बल्कि लोगों के सपनों को भी तोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेगी। जो लोग दोस्तों देश के संविधान के साथ खेल रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, उन लोगों को बहुत जल्दी इसका सबक भी मिलेगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फ़िलहाल देश का जो रवैया है ख़ास कर दोस्तों जो हमारे देश में हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री हों या दूसरे नेता, उन्हें लगता है कि फ़िलहाल देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर हम बच जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि देश की जनता कितनी पावरफुल है। वो किसी को भी ला सकती है तो किसी को
उखाड़ कर फेंक भी सकती है। यही कारण है जो तमाम नेता अब इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन है तो वैसे ही व्यवहार करें। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से बीजेपी के लिए होने वाली ये मुश्किलें खड़ी, CAA पर होने वाली है अगली सुनवाई। दरअसल आपको बता दें चलें, असदुद्दीन ओवैसी ने CAA की याचिका एक दायर की है, जिसमें ओवैसी ने साफ साफ मांग की है कि जब तक CAA का केस कोर्ट में पहुंचा है तब तक इस पर रोक लगा दी देनी चाहिए। ये असंवैधानिक है। उन्होंने साफ कहा है कि ये आर्टिकल 21, 25 और 14 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि धर्म के आधार पर कोई कानून बने, क्योंकि इसमें धर्म का एक बहुत बड़ा एंगल है जहाँ पर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर ये सारा मामला गड़बड़ाया हुआ। अब आप समझिए दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं हम उन्हें नागरिकता देंगे, इससे किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। पर दोस्तों, मैं असम के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि असम में प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि असम में जिन 14 लाख लोगों को आपने वो बता दिया है दोस्तों गैर, वो उनके पास कि ये तो अलग देश के हैं, यहाँ के नहीं हैं, तो उसमें से कहना है कि हम जो हिंदू भाई हैं 11,000 उनको तो हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन जो दोस्तों आप समझिए मुस्लिम हैं जो बेचारे पता नहीं कितने वर्षों से सालों से रह रहे हैं, उनसे क्या मांगेंगे? कागज़ पत्तल मांगेंगे, बाप दादा कागज़ दिखाओ। दोस्तों आप जान सकते हैं कि आजकल कागज़ संभालना कितना मुश्किल है। अब तो खैर सारी एंट्री कंप्यूटर में हो जाती हैं, लेकिन पहले के लोगों के पास दोस्तों जो कागज़ हुआ करते थे वो इतनी सेफ्टी से कहाँ रख पाते थे लोग, न जाने कि बेचारों के पास वो कागज़ हैं या नहीं, गुम गए हैं, पुराने कागज़ थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि जो हिंदू भाई हैं उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो बेचारे मुस्लिम हैं उनको परेशान किया जाएगा। हो सकता है उन्हें डिटेंशन सेंटर भी डाल दिया जाए असम में, क्योंकि और अब आप समझ लीजिए CAA तो सिर्फ एक नाटक है। इसके साथ बीजेपी बाद में चाल क्या करेगी, NRC भी लाएगी और NPR भी लाएगी, ताकि दोस्तों फिर वो एक एक करके मुसलमानों को देश से बाहर निकाल सके। और यही बीजेपी की मंशा है, उसका असली गेम यही है दोस्तों CAA के ऊपर। पहले उसने सिर्फ CAA लाया कि हम नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। वो तो सबको ही पता है कि CAA नागरिकता देने का है, लेकिन इसमें भी आपने एंटी मुस्लिम विरोधी कानून बनाया कि मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सबको दी जाएगी, पारसी तक को रखा है। तब आप समझ लीजिए कि कैसी इनकी सोच होगी। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फट पड़ी ममता बनर्जी सर पे पट्टी बांधे निकली, बोली फ़िलहाल हम इस बार इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको बता दें ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल वो इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन पर जीतेंगी। लेकिन आपको बता दें चले ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुई। हालांकि हम ये भी कह चुकी हैं ममता बनर्जी कई बार कि वो भले ही चुनाव अलग लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और रहेंगी। अब दोस्तों ये कैसा हिस्सा है वो तो खैर ममता बनर्जी जानती हैं, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं तो फिर आखिरकार वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रही हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो खुद ही अलग सलग चल रही हैं। कभी उन्हें लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है तो कभी इंडिया गठबंधन के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो साथ में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। ये आप भी जानते हैं और हम क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल के खड़े हो गए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी बोले, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश की गारंटी तो छोड़ ही दीजिए, पहले मेरे चाचा की गारंटी लेकर बता दीजिए। एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेरे चाचा की गारंटी ले सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि फ़िलहाल उद्धव ठाकरे जी के तो विधायक ही उड़ाए गए हैं, राहुल गांधी जी के कांग्रेस के विधायक उड़ाए गए हैं, तोड़ लिए जाते हैं, उड़ा लिए जाते हैं, लेकिन मेरे तो चाचा ही उड़ा लेगा ये बीजेपी वाले। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने तो मेरे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल बनने में आ गया है, और जहाँ पर अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर नॉर्मल होती हुई नज़र आएंगी या नहीं ये जल्दी देखना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत बोले, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लोकसभा का बिगुल बीजेपी के जाने का समय।
आपको बताते चले संजय रावत ने दावा किया है कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। संजय रावत ने बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते थे, जो लोग 2014 में कहते थे कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, इस देश से महंगाई को मिटा देंगे, उन सब लोगों ने देश की गंभीरता दोस्तों पूरी तरीके से हताश कर दी। लेकिन सवाल एक बात का ये है कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई शेर है, और ऐसे में दोस्तों शेर जो है वो एक ही है, और वो है राहुल गांधी। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी देश की आवाज़ उठा रहे हैं, और संजय रावत ने राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा ने जो कमाल किया है, जिस तरीके से खास कर जगह आई, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा सकता है। तो ये साफ कुछ हो चुका है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों से जो यहाँ पर घिरे हुए हैं, और वैसे में बीजेपी की भी मुश्किलें अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम देखते हैं कि फ़िलहाल इस पर क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से हम आसान दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेता तक हुए दोस्तों जो यहाँ पर तबलीग तमाम जगहों पर मौजूद हैं। दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल विपक्ष को मजबूत देखकर प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता हो रही है कि अब क्या किया जाए। क्योंकि हमने जो एक चीज़ नोटिस की है वो ये है कि फ़िलहाल दोस्तों इस सरकार की नीतियाँ दोस्तों किसी के समझ में नहीं आ रही हैं, और ये तो साफ़ हो चुका है कि देश की जनता इस सरकार को हटाने के चक्कर में। आपको बता दें चले दोस्तों, हेमंत सोरेन की पत्नी गरजी, हेमंत सोरेन की पत्नी दोस्तों सपना सोरेन गरजी, और कहा कि फ़िलहाल हेमंत सोरेन जी भले ही जेल में बंद हो, लेकिन हम सोरेन जी को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे, और उनके साथ साथ देश की जनता को भी। आपको बताते चले दोस्तों सोरेन की पत्नी उधर हैं, और ऐसे में तमाम चीज़ें बाहर हैं, और ऐसे में उनकी पत्नी ने ये आरोप भी लगाया कि मेरे पति को जानबूझकर जेल भेजा गया ताकि वो चुनाव में प्रचार ना करें, उन्हें रोका जा सके। लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे केजरीवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर तो एक चीज़ साफ हो जाती है। और ऐसे में दोस्तों के ये सारी बातें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो देखेंगे कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर जो यहाँ पर घिरे हुए हैं। तो अब देखेंगे कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को दोस्तों विपक्ष क्या कहता है। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की महारैली में भीड़ आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बताते चलें, एक तरफ प्रधानमंत्री नारा देते फिर रहे हैं कि अब की बार 400 पार होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों विपक्ष बीजेपी को लपेटे में लेने के चक्कर में। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के दावे सिर्फ दावे हैं, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। 400 तो छोड़िए दोस्तों, बीजेपी 200 पार कर ले वही बहुत बड़ी बात है। तो 400 का सपना तो बीजेपी छोड़ ही दे। भले ही बीजेपी के पास अभी पूरी ताकत है दोस्तों, और उसके पास तमाम संस्थाएं हैं, लेकिन बीजेपी ये भूल रही है कि चुनाव के वक्त ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी। जिस वक्त चुनाव होंगे दोस्तों उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को झटका तो लगेगा ही, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है, इस देश की जनता दोस्तों 10 साल देख चुकी है नरेंद्र मोदी के। 10 साल में सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाया गया है, महंगाई गरीबी जैसी चीज़ें लाकर हम जैसे आम जनता को दोस्तों परेशान किया गया है। और अब ये जनता का फ़र्ज़ बनता है कि वो बीजेपी को इसका इनाम ज़रूर दे, और वो है सत्ता से बाहर निकालना। तो कम से कम बीजेपी को इसका इनाम दीजिए, सत्ता से बाहर निकालिए, ताकि बीजेपी को ये एहसास हो कि वाकई में उसने अच्छा काम किया था, इसलिए जनता ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया सत्ता से। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों कांग्रेस में सीधी टक्कर। माँ सोनिया गांधी की तारीफ़ करते हुए राहुल बोले, कई ऐसे लोग हैं जो मेरी माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने पार्टी छोड़कर बहुत गलती कर दी, लेकिन हमें मजबूर किया गया था, हम बहुत मजबूर थे, हमें छोड़ना नहीं थी, पर हमसे छुड़वाई गई पार्टी। जाहिर सी बात है दोस्तों, कौन है यहाँ पर, और उन तमाम लोगों को जानता हूँ जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ से तमाम चीज़ें चलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि भैया ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल देश की शुरुआत जो है यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। दोस्तों ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हम सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच पाएँ, और आप दोस्तों सच से वाकिफ़ रहें, क्योंकि सच ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बेहतर बनाता है।